अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और अमेरिका के हरीफ चीन ने अमेरिका की इस शिकस्त को अमेरिका की लापरवाह जारियत का सबक करार दिया है। मगर क्या अमेरिका की अफगानिस्तान में फौजी शिकस्त पर चीन को खुश होना चाहिए या परेशान? ये मुआशी तरक्की के लिए एक शानदार मौका है या मुमकिन खतरे की एक अलामत है? यह खित्ते की मौजूदा सियासत से मुताल्लिक सबसे अहम और बड़ा सवाल है और कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अमरीकी इनखला से चीन को खुश नहीं बल्कि परेशान होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका की तवज्जो अफगानिस्तान से हट जाएगी और जिन मसाइल का इस्तेमाल अमेरिका अफगानिस्तान में कर रहा था अब वो उनका इस्तेमाल अपनी जियोपॉलिटिकल तरजीहात पर करेगा, जिसमें चीन के असर को कम करना सबसे अहम है। और इस हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते ही अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 3 मुल्क की सिक्योरिटी पार्टनरशिप का ऐलान किया गया है। तीनों मुमालिक के दरमियान ऑकस नामी मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया पहली बार न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हासिल कर पाएगा, जिसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका फराहम करेगा। यानी अमेरिका 50 साल बाद अपनी ये टेक्नोलॉजी किसी मुल्क से शेयर करेगा, जबकि इससे पहले अमेरिका ने सिर्फ बरतानिया से ये टेक्नोलॉजी शेयर की थी। इस मुआहदे के तहत तीनों मुमालिक के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी समेत अहम सिक्योरिटी मालूमात का तबादला भी मुमकिन होगा। और माहिरीन का ख्याल है कि शायद दूसरी जंग अजीम के बाद ये तीनों मुमालिक की अब तक की सबसे अहम सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जबकि चीन ने इस मुआहदे को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा है कि यह खित्ते के इस्तेहकाम को मजरूह करने के बराबर है। साथ ही तीनों मुमालिक पर कोल्ड वॉर मेंटेलिटी और नजरियाती तासुब का इल्जाम आयद किया है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली खबर के मुताबिक अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त ने चीन को इस बात का तयन करने के लिए कशमकश में डाल दिया है कि कैसे ये शिकस्त अब दोनों मुमालिक के दरमियान मुकाबले की जंग को बदल सकती है। क्योंकि तालिबान के मुनज़्ज़म होने से जहां अमेरिका के वक़ार को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं उसने नए जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी खदशात को भी जन्म दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात के बावजूद कि तालिबान इमदाद और सरमायाकारी के लिए चीन जैसे दौलतमंद मुल्क की तरफ देख रहे हैं, बीजिंग में हुक्काम को यह परेशानी लाहक है कि शिद्दत पसंद अफगानिस्तान को चीन के इर्द गिर्द मुनज़्ज़म होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और खित्ते में तशद्दुद को जन्म दे सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी से अमरीका इस काबिल होगा कि वो अपनी प्लानिंग और वसाइल को एशिया में चीन के असर को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सके। खबर में माहिरीन ने दावा किया है कि अमरीका आखिर गैर मकबूल और नाकाबिल फतह होने वाली जंग से निकल रहा है और अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी का खात्मा अमरीका को काफ़ी वसाइल फराहम कर देगा और वो तवज्जो जो अमरीका अफगानिस्तान पर लगा रहा था उसे अब अपने वसाइल के साथ वो चीन के साथ अभी मुद्दती मुकाबले में लगा देगा। सिर्फ यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन अफगानिस्तान का सबसे अमीर पड़ोसी मुल्क है और तालिबान की हुकूमत किस तरीके से काम करेगी तो उस पर चीन की तवज्जो मरकूज होगी, क्योंकि चीन का यह दावा तो है कि तालिबान ने उसे ये यकीन दहानी कराई है कि अफगानिस्तान की सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, मगर ये बात अब तक वाज़ेह नहीं है कि चीन का तालिबान पर कितना असर वसूख है। क्योंकि हाल ही में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान के लीडरान से मुलाकात की और उन पर जोर दिया कि अमन पर बातचीत का झंडा बुलंद करें, लेकिन उसके बजाय तालिबान ने यके बाद दीगरे शहरों पर कब्जा करने के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरते हुए मोराल का फ़ायदा उठाया। एक चीनी माहिर का दावा है कि अब अमरीका को लगता है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अफगानिस्तान का मसला चीन के गले पड़ जाएगा। खबर के मुताबिक चीन के लिए काफ़ी कुछ दाव पर लगा है और अगर तालिबान की जीत ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया तो ये चीन के 1 बेल्ट एंड 1 रोड के इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में खलल डाल देगा, जिसके जरिए वो खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरमायाकारी कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन का ये प्रोजेक्ट जो पूरे खित्ते में फैला हुआ है उसमें अफगानिस्तान को जंग की वजह से बड़ी हद तक नज़रअंदाज किया गया और चीन को इस वक्त अफगानिस्तान के करीब दीगर ममालिक की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खदशात हैं, जिसमें पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता महीने ही पाकिस्तान में एक बस जिसमें चीनी मुलाजिम सवार थे उस पर हमला हुआ, जिसमें 9 लोगों की हलाकत हुई और इस हमले को उन हमला आवरों से जोड़ा जा रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हुआ तो इसका मुआशी फ़ायदा चीन और एशिया में उसके इत्तेहादियों को होगा, लेकिन अगर अदम इस्तेहकाम हुआ तो इसका न सिर्फ मुआशी बल्कि सिक्योरिटी नुकसान भी चीन और उसके इत्तेहादियों को उठाना पड़ेगा। और अमरीकी अफवाज के इनखला से अमरीका इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी तवज्जो चीन पर मरकूज रख सके, जबकि अमरीकी सदर बाइडेन भी ये वादे कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की जंग ने अमरीका का काफ़ी अरसे से बड़ी जियोपॉलिटिकल तरजीहात से ध्यान हटाया हुआ था। और 16 अगस्त को ही जो बाइडेन वाजे कर चुके हैं कि उनके असल स्ट्रेटेजिक मद्दे मुकाबिल यानी चीन और रूस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते कि अमरीका मुसलसल अपने अरबों डॉलर्स और वसाइल को अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए लगाता रहे। यानी अमरीका को लगता है कि उसका मुकाबला चीन और रूस से है और अफगानिस्तान में रहते हुए उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। इसलिए अमरीका की नई इंतज़ामिया ने आते ही आलमी सतह पर अपनी पॉलिसियाँ बदलना शुरू कर दी हैं और इस वक्त अमरीकी तवज्जो का महवर 2 आलमी ताकतें रूस और चीन हैं। अमरीका के ये दोनों हरीफ एक दूसरे के बहुत करीब हैं और इसी बात ने अमरीका की नई इंतज़ामिया को कशमकश में डाल दिया है, क्योंकि अमरीका अपनी तवज्जो चीन पर रखना चाहता है और ऐसा करते हुए वो रूस से कशीदगी भी नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों फ्रंट पर सरगर्म रहने के लिए अमरीका के पास फौजी सलाहियत मौजूद नहीं है। और अब अमरीका अपने रिवायती हरीफ रूस को यह बावर कराना चाहता है
कि चीन का बढ़ता हुआ असर सूख सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि खुद रूस के लिए भी खतरनाक होगा। और इस पस मंजर में 2 माह पहले आलमी सियासत से मुताल्लिक सबसे बड़ी पेशरफ सामने आई। जून में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की दावत पर रूसी सदर पुतिन समिट के लिए जेनेवा पहुंचे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 राउंड्स पर मबनी तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात जारी रही, जिसमें दोनों ममालिक ने अपने अपने खदशात एक दूसरे के सामने रखे। कई मामलात पर बातचीत और रास्ता निकालने के लिए इत्तफाक हुआ, कई मामलात पर इख्तिलाफात बरकरार रहे। मगर एक बड़ी पेशरफ ये सामने आई कि दोनों ममालिक ने अपने सफीरों को ओहदों पर वापस भेजने के लिए इत्तफाक कर लिया। और इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अमेरिका हालिया बरसों में मुसलसल रूस पर साइबर हमलों के जरिए हैकिंग का इल्जाम लगाता रहा है। और फिर पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वादे किया था कि रूसी सदर को पता है कि अमेरिका के पास अहम साइबर सलाहियत मौजूद है और साइबर हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। रूस हमसे सर्द जंग नहीं चाहेगा, ये हम दोनों के मफाद में नहीं है। सदर पुतिन से आमने सामने मिलना अहम था ताकि जो मैं कहना चाहता था उसमें कोई गलती या गलत बयानी न हो। मैंने वही किया जो मैं करने आया था। मैंने ये बात की कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमलों की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे वो साइबर हमले हों या कुछ और। तवानाई के सेक्टर से लेकर हमारे पानी के निज़ाम तक मैंने इन्हें एक फहरिस्त दी जिसमें अमेरिकी पॉलिसी के तहत 16 हसास इंफ्रास्ट्रक्चर थे। और मैंने रूसी सदर को ये बात बताई कि अमेरिका के पास अहम साइबर सलाहियत मौजूद है और वो जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये सलाहियत कितनी है, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे पास अहम सलाहियत मौजूद है और अगर वो बुनियादी कदरों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हम इसका जवाब देंगे, साइबर तरीके से जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि रूसी सदर अमेरिका के साथ सर जंग की तरफ देख रहे हैं। ये हम में से किसी के मफाद में नहीं। Let's hug and love each other, but it's clearly not in anybody's interest. Your countries or mine. रूसी सदर पुतिन भी मुलाकात के बाद आलमी मीडिया के सामने आए, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वादे किया कि अमेरिकी सदर से मुस्बत बातचीत हुई है। वो तजर्बेकार सियासतदान हैं, ट्रंप से मुख्तलिफ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने साइबर हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका पर ही डाल दी। मेरी और जो बाइडेन की मुलाकात में कोई कशीदगी नहीं थी। हमारे दरमियान मुस्बत बातचीत हुई है। जहां तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है कि किसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो खुद अमरीकी जरा ये दावा करते हैं कि बेशतर साइबर हमले खुद अमरीकी सरजमीन से होते हैं। फिर इस फहरिस्त में कनाडा, लातीनी अमेरिका के ममालिक और फिर बरतानिया आता है और रूस इस फहरिस्त में ही नहीं। अमरीकी सदर एक तजुर्बेकार सियासतदान है। हमारे दरमियान 1-on-1 तकरीबन 2 घंटों तक बातचीत हुई है। मेरा मतलब है कि जो बाइडेन से पहले जो सदर थे उनसे जब यही सवाल किए गए तो उन्होंने इन्हें नजरअंदाज कर दिया था, मगर जो बाइडेन ने बराह रास्त तमाम सवालों का जवाब दिया। जो बाइडेन ट्रंप से बहुत मुख्तलिफ हैं। कई मामलात पर अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया, कई मामलात पर रूस ने भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी। लेकिन बहरहाल नई अमरीकी इंतजामिया के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान फिर से बातचीत का आगाज देखने में आया और अमेरिकी सदर ने वाज़ेह किया कि 3 से 6 माह में पता चल जाएगा कि रूस का रवैया क्या होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन जेनेवा में रूसी सदर से मुलाकात के लिए रवाना हो रहे थे तो एक साथी ने उनसे सवाल पूछा कि रूस अमेरिका से ताउन क्यों करना चाहेगा, जिस पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि रूस एक मुश्किल पोजीशन में है, चीन की तरफ से उसे दबाया जा रहा है और रूस किसी भी तौर पर एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाहेगा। रूस एक बहुत मुश्किल पोजीशन पर है, चीन की तरफ से उसे दबाया जा रहा है। रूस किसी भी तरीके से एक अहम ताकत के तौर पर रहना चाहेगा। रूस मुतल्लिका रहना चाहता है और ये चीजें मायने रखती हैं और मुझे लगता है कि ये दुनिया के हर लीडर के लिए मायने रखती हैं। यानी अमेरिका को लगता है या फिर अमेरिका जानबूझकर ये तासुर देना चाहता है कि चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख खुद रूस के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा और इसी तनाज़े को अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो रूस और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात में खलल पैदा कर सके। रूस को एक तरफ रखकर वो चीन से मुकाबला कर सके। और अमेरिका ये एक ऐसे वक्त में कर रहा है जब चीन और रूस दोनों मुआशी और मिलिट्री सतह पर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और जेनेवा जाने से पहले रूसी सदर ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वादे किया था कि चीन उनका दोस्त मुल्क है और उसने अमेरिका की तरह हमें दुश्मन करार नहीं दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने चीन से जारियत को नजरअंदाज नहीं किया बल्कि कहा कि हमें उससे कोई खतरा नहीं। China is working on its 4th aircraft carrier. चीन अपने 4थे एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम कर रहा है, जबकि रूस के सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन ने गुज़िश्ता साल आर्म्स कंट्रोल से मुताल्लिक भी बातचीत से इनकार किया है। आपको अपने मगरबी हिस्से में नेटो की बढ़ती फौजी तादाद से मुताल्लिक शिकायत है, लेकिन आप अपने मशरकी हिस्से में चीन के बढ़ते फौजी असर से मुताल्लिक शिकायत क्यों नहीं करते?
over the last few years, the last few decades, we have developed a strategic partnership relationship between Russia and China. गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान रूस और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हुए हैं, जो हम दोनों मुल्कों की तारीख में पहले कभी नहीं थे। दोनों ममालिक तमाम मामलात पर एक दूसरे पर एतमाद और मुशावरत करते हैं, चाहे वो दिफाई मामलात हो, मईशत का मामला हो या टेक्नोलॉजी का। हम इस बात पर यकीन नहीं करते कि चीन हमारे लिए खतरा है। चीन हमारा दोस्त मुल्क है, उसने हमें दुश्मन करार नहीं दिया, जैसे कि अमेरिका ने हमें करार दिया है। चीन तरक्की करता आ रहा है और मैं समझता हूँ कि ऐसे मामलात में चीन से कुछ महाज़ाराई हो सकती है। हर कोई इसे समझता है, हम इसे देख सकते हैं। उनसे खौफज़दा क्यों होना चाहिए? हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हमारी दिफाई सलाहियत बहुत आला सतह की है और उसकी एक वजह ये भी है, आपने कहा कि चीन के पास 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, तो ये बताएं अमेरिका के पास कितने हैं? Does the United States have? A lot more. इससे कई ज्यादा। There you go. That's my point. ये हुई बात, यही मेरा पॉइंट है। हम चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से क्यों परेशान हों? जैसा कि आपने कहा कि चीन आर्म्स कंट्रोल से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करता, तो उनकी दलील सादा सी है, जो समझ भी आती है। गोला बारूद और जंगी साजो सामान के हवाले से रूस और अमेरिका चीन से बहुत आगे हैं, और चीन जायज तरीके से ये कहता है कि हम अपनी सलाहियत में कमी क्यों करें, एक ऐसे वक्त में जब हम पहले ही आपसे बहुत पीछे हैं। Reductions if we are already far behind what you have. और फिर अगले ही दिन चीन के वजीर खारजा ने भी बयान जारी करते हुए कहा था कि रूस और चीन के बाहिमी ताउन की हद आसमान है। चीन और रूस एक पहाड़ की तरह मुत्तहिद हैं और हमारी दोस्ती अटूट है। जो रूस और चीन के दरमियान खलल पैदा करना चाहते हैं, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि चीन और रूस के ताल्लुकात को मजरूह करने वाला कोई भी इकदाम नाकाम होगा। यानी चीन और रूस इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन माहिरीन को लगता है कि ये ताल्लुकात आर्जी और मसनूई हैं, क्योंकि मगरबी इत्तेहाद ने दोनों ममालिक को करीब तो कर दिया है, लेकिन यह कुर्बत कब तक बरकरार रहेगी ये देखना अहम होगा। क्योंकि चीन रूस के लिए सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर तो है, लेकिन चीन के लिए रूस इतना अहम मुआशी पार्टनर नहीं है। और जोग्राफियाई हवाले से भी खदशात मौजूद हैं, क्योंकि चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट ने अपने मुआशी कदम सेंट्रल एशिया पर भी फैला दिए हैं, और इस खित्ते को रूस एक अरसे से अपने दायरा असर के तौर पर देखता आ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की फतह के बाद दोनों ममालिक की उस पर नज़र है। साथ ही साइबेरिया और रूस के मगरब में पड़ने वाले इलाकों तक भी वन बेल्ट एंड वन रोड प्रोजेक्ट की रसाई हो गई है, जहां इस प्रोजेक्ट को मकामी लोगों की मुखालफत का भी सामना है। और अमेरिका रूस को यही बावर कराना चाहता है कि चीन का मज़ीद ताकतवर होना न सिर्फ अमेरिका के लिए परेशान कुन होगा, बल्कि रूस की ताकत को भी कम कर देगा। इसलिए जून में अमेरिका ने G7 ममालिक के साथ मिलकर चीन की सरजनिश की और वन बेल्ट वन रोड के चीनी प्रोजेक्ट के मुकाबले में अपने प्रोजेक्ट यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का ऐलान किया, जिसके बाद नेटो इत्तेहाद, जिसकी बुनियाद रूस मुखालिफ थी, उसने पहली मरतबा चीन से मुतालिक अपने खदशात का इजहार किया और चीन को एक सिस्टमेटिक चैलेंज करार दिया। इस वक्त चीन मुआशी, साइंसी और जियोग्राफियाई असर रसूख के हवाले से तेजी से आगे बढ़ रहा है। जर्मनी समेत अहम मगरबी ममालिक भी किसी न किसी तरह चीन पर इंहिसार कर रहे हैं, और कई मगरबी ममालिक को लगता है कि चीन के साथ मुहाज़राई उनके मुफाद में नहीं है। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका रूस को अहम तनाज़ात पर कायल करके अपनी तवज्जो चीन पर मरकूज रख पाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त अमेरिका चीन और रूस के ताल्लुकात से परेशान क्यों है, उसका जायज़ा लेते हैं। इस वक्त रूस और चीन हर तरह से मुआशी और मिलिट्री सतह पर एक दूसरे से बाहिमी ताउन कर रहे हैं, और दोनों दो मुख्तलिफ मुहाज़ों पर अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस भी बन रहे हैं। एक तरफ चीन है जो हर सूरत में ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चीन के मुताबिक ताइवान उसका तारीखी हिस्सा है, जबकि ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार मुल्क करार देता है। और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी आए रोज़ बढ़ती जा रही है। हाल ही में चीन ने 28 जंगी तैयारे ताइवान के एयर डिफेंस जोन में भेजकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया था, जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले 4 तैयारे भी शामिल थे। ताइवान और चीन के दरमियान इस तनाज़े पर अमेरिका को खदशात हैं कि चीन कभी भी जारियत कर सकता है, इसलिए अमेरिका मुसलसल खुलकर ताइवान की हिमायत करता आया है। दूसरी तरफ मगरिब में यूरोप और रूस के दरमियान बफर मुल्क यूक्रेन है, जिसके इलाके क्राइमिया पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, और नतीजतन रूस पर मगरबी ममालिक ने मुआशी पाबंदियां आयद कर दी थी। लेकिन मुआशी दबाव के बावजूद रूस यूक्रेन की सरहद पर अपनी फौजी तैनाती बढ़ाता रहा। 20 अप्रैल 2021 को फॉरेन पॉलिसी में शाया होने वाली खबर के मुताबिक चीन ताइवान और जनूबी एशिया के समंदर पर अपने दबाव की मुहिम को मद्देनजर रखकर यूक्रेन में रूस की बढ़ती हुई फौजी तैनाती को बगौर देख रहा है। और अमरीकी फौजी माहिरीन के मुताबिक चीन इस मामले को गौर से इसलिए देख रहा है ताकि वह अपने कौमी मफादात हासिल करने के लिए इन हालात से फ़ायदा उठा सके, यानी ताइवान पर कब्जा करके उसे चीन का हिस्सा बना सके। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी फौजी बढ़तरी जाहिर करने के लिए जिस तरह से ताइवान में जंगी जहाज भेजे हैं, उस पर अमेरिका के आला फौजी हुकाम ने खबरदार किया है कि चीन इस जजीरे पर 6 साल के अंदर ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है। खबर के मुताबिक मगरिब में यूक्रेन की सरहद के करीब रूस के बढ़ते हुए फौजी असर रसूख और एशिया में ताइवान की सरहदी हदूद पर चीन के बढ़ते हुए फौजी असर रसूख ने एक ख़राब वक्त में अमरीकी सदर जो बाइडेन को मुतवज्जो कर दिया है। खबर के मुताबिक 90 की दहाई में
अमेरिका को एक ही वक्त में 2 जंगों ने नुकसान पहुंचाया और अब दोबारा ऐसी मुमकिन सूरत हाल ने पेंटागन के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को बेचैनी में डाल दिया है कि मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। इस हवाले से ट्रंप इंतजामिया के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का कहना है कि इस वक्त अमेरिका को 2 मुहाज पर जंग का सामना है, जबकि उसके पास दोनों मुहाज पर मसरूफ रहने के लिए फौज ही नहीं है। अगर नेटो चाहता है कि हम यूक्रेन और ताइवान दोनों में मदद फराहम करें तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास इसके लिए असासे ही मौजूद नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया इस बात का तयन करने की कोशिश कर रही है कि चीन और रूस के आपस में बढ़ते हुए ताउन से कैसे निपटा जाए, क्योंकि 2019 में अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 60 सालों के दौरान आज का दौर वो वाहिद दौर है जिसमें रूस और चीन के मकासद में सबसे ज़्यादा हम आहंगी पाई जाती है। अहम बात यह है कि एक ज़माने में चीन और सोवियत यूनियन नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के सबसे बड़े इत्तेहादी थे, क्योंकि दोनों कम्युनिज्म पर यकीन रखते थे। लेकिन 1961 में दोनों के रास्ते जुदा हो गए और इस वाक़े को साइनो सोवियत स्प्लिट के तौर पर याद किया जाता है। 1960 की दहाई में जब मार्क्सिज्म की तशरीह के हवाले से दोनों ममालिक ने अलग अलग नुक्ता नज़र इख्तियार किया तो चीन और सोवियत यूनियन के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए। 60 की दहाई में सोवियत यूनियन ने निकिता क्रुश्चेव की सरबराही में अपने साबिक लीडर जोसेफ स्टालिन की पॉलिसीज़ को बदलना शुरू कर दिया और मगरबी ममालिक के साथ पुरअमन तरीके से रहने की बात की, जिस पर चीन के लीडर माओ ज़ेडुंग नाराज़ हुए और उन्होंने सोवियत यूनियन के इस इक़दाम को रिविजनिज्म करार देकर मुस्तरद कर दिया, यानी कार्ल मार्क्स के नज़रियात में तरमीम करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया। और सोवियत यूनियन के भारत के साथ करीबी ताल्लुकात ने भी चीन को नाराज़ कर दिया और कई सालों तक इन 2 आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद का फुकदान देखने में आया। लेकिन 90 की दहाई में जब सर्द जंग खत्म हुई तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए और फिर दोनों ममालिक मज़ीद तेज़ी से 2014 में एक दूसरे के करीब उस वक्त आए जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया, जिसके नतीजे में मगरबी ममालिक ने उस पर पाबंदी लगा दी और इन इक़दामात ने रूस को मशरिक़ी खित्ते में नए मुआशी और सियासी पार्टनर्स ढूंढने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि रूस दुनिया का एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर है और मगरबी ममालिक इसके लिए एक बड़ी मार्केट रहे हैं। लेकिन मगरबी ममालिक में पाबंदियों के खौफ से रूस ने फौरी तौर पर चीन के साथ 30 साल पर मबनी $400 अरब का गैस सप्लाई का मुआहिदा कर लिया और फिर इस मुआहिदे के बाद रूस ने ओबामा इंतजामिया को यह वाज़ेह पैगाम दिया कि उन्हें समझ लेना चाहिए कि रूस को तनहा नहीं किया जा सकता। साथ ही रूसी सदर पुतिन ने इस डील को रूस के गैस सेक्टर की तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दिया और इन इक़दामात से चीन का रूसी तेल और गैस पर इन्हिसार बढ़ गया और बदले में चीन ने रूस को माली मदद और टेक्नोलॉजी का साजो सामान फराहम करना शुरू कर दिया, जिसकी रूस को मगरिब में रसाई नहीं मिल रही थी। सिर्फ यही नहीं, चीन की दिफाई इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, मगर उसके बावजूद चीन 70 से 80% असलहा रूस से दरामद करता है, जिसमें रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, Su-35 जंगी तैयारे शामिल हैं। इसके अलावा चीन के जंगी तैयारे J-11 और J-15 का डिज़ाइन भी रूसी है। सेंटर फॉर अमेरिकन सिक्योरिटी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ये एक 2 तरफा मामला है। मगरबी पाबंदियों की वजह से जहां रूस इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान और नेवल डीजल इंजन के लिए चीन पर इन्हिसार कर रहा है, तो वहीं रूसी मिसाइल और जंगी टेक्नोलॉजी ने चीन को बेहतर फिजाई दिफाई सलाहियत और अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए काबिलियत फराहम कर दी है, बिलखुसूस ताइवान और जनूबी एशियाई समंदर में। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक जहां दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है, वहीं 2018 में रूस की वोस्टॉक एक्सरसाइज में चीन के हज़ारों फौजियों ने शिरकत की और ये पहली दफ़ा था जब इस फौजी मश्क में सोवियत यूनियन के साबिक ममालिक के अलावा किसी और मुल्क ने शिरकत की थी। और फिर 2019 में रूसी सदर ने यह इंकिशाफ किया कि रूस ने मिसाइल हमलों के पेश नज़र अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने के लिए चीन की मदद की है और साबिक अमरीकी दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये मामला इस नौइयत के हैं जो अमरीकी प्लानर्स को आधी रात में जगाने और उन्हें पसीने में शराबोर करने के लिए काफ़ी हैं। और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि रूस या चीन दोनों में से किसी भी मुल्क से अगर अमेरिका की जंग शुरू हुई तो ये अहम नहीं है कि अमेरिका जीतेगा या उसे शिकस्त होगी, लेकिन ये वाज़ेह है कि यह जंग मुख्तसर नहीं होगी। जून में ब्लूमबर्ग में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका का रूस या चीन के साथ जंग का मंजरनामा काबिल तसव्वुर है और शुरुआत ऐसे हो सकती है कि बीजिंग ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा या बमबारी और ब्लॉकेड से ताइवान से सरेंडर करवाएगा, या चीनी अफवाज एशिया के अंदरूनी समंदर में अमरीकी इत्तेहाद जापान और फिलिपाइन पर हमला कर देंगी और रूस एस्टोनिया, लिथुवेनिया और लैटविया यानी तीनों बाल्टिक रियासतों पर अचानक हमला कर देगा, क्योंकि ये तीनों रियासतें रूस की सरहद के साथ जुड़ी हैं और नेटो के इत्तेहादी भी हैं, यानी नेटो के तीनों अराकीन को रूस से खतरा लाहक होगा। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक अमरीकी फौजी पार्टनर्स ने ऐसे किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए एक मुनासिब वक्त में अपनी तवज्जो का रुख बदल दिया है। अमेरिका ने इस नागुज़ीर हकीकत से गुरेज करने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज कर रखी है कि रूस और चीन के पास इन टारगेट्स और इलाकों के गिर्द फौजी बालादस्ती मौजूद है जिन पर वो फौरी तौर पर कब्जा कर सकते हैं और अमेरिका के लिए उन्हें छुड़वाना माली एतबार से बहुत महंगा साबित होगा। तो इसलिए अमेरिका को ऐसी सलाहियतें हासिल करना होंगी और ऐसा प्लान मुरत्तिब करना पड़ेगा जो रूसी हमलों को रोक सके और चीनी कब्जे को नाकाम कर सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी
तो फिर क्या होगा? ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक अगर अमेरिका किसी भी पहले हमले को रोकने में कामयाब भी हो गया तो तब भी शायद ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल इनकलाब के बाद मुख्तलिफ ममालिक बड़े पैमाने पर वसाइल पैदा करने के अहल हो गए हैं और बड़ी ताकतों के दरमियान होने वाली जंगें अक्सर तवील होती हैं। आर्टिकल के मुताबिक नेपोलियन की जंगों से लेकर अमरीकी खाना जंगी और दोनों आलमी जंगों समेत तमाम जंगों का फैसला फौरी और फैसला कुन तबाही के बजाय आहिस्ता आहिस्ता और दूसरे ममालिक की सलाहियतों को ख़त्म करने के लिए मुतवातिर हमलों से हुआ है। इसलिए अगर चीन और रूस तनाज़े के पहले मरहले में नाकाम भी होते हैं तो उनके पास मजबूत वजूहात होंगी कि वो अपने अज़ाइम हासिल करने के लिए दोबारा कोशिश करें। आर्टिकल के मुताबिक रूस के मजबूत लीडर व्लादिमीर पुतिन और चीनी लीडर शी जिनपिंग को अमेरिका से शिकस्त खाने का खौफ लाहक होगा, क्योंकि जोग्राफियाई एतबार से दोनों ममालिक मफलूज हो जाएंगे। रूस और चीन को यह परेशानी होगी कि एक बड़ी जंग का शुरू होना और फिर उसमें शिकस्त खाना उनके सियासी वजूद को खतरे में डाल देगा। इसलिए रूस और चीन सरेंडर करने के बजाय दोबारा जंग के लिए तैयारी पकड़ेंगे। चीन ऐसी सूरत में ताइवान के दिफाई निज़ाम को तोड़ने के लिए दूसरी और तीसरी कोशिश भी कर सकता है या मुआशी तौर पर उसका गला घोटने की कोशिश कर सकता है, जबकि रूस नेटो के दिफाई निज़ाम का ब्लैक सी या दीगर फ्रंट पर इम्तिहान ले सकता है। रूस और चीन में से कोई भी मुल्क साइबर अटैक्स का रास्ता इख्तियार कर सकता है, लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल हमले कर सकता है या अमरीकी सरजमीन को टारगेट करने के लिए या उसके इत्तेहादियों को मजबूर करने के लिए वो दीगर सलाहियतों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे डरावने मंजरनामे में रूस और चीन की तरफ से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल या उसके इस्तेमाल की धमकी शामिल होगी, ताकि अमेरिका को इन ममालिक से पीछे धकेले जो अमरीकी हदूद से हज़ारों मील की दूरी पर है। आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका एक तवील मुद्दती जंग के खात्मे के लिए चीन पर कई मुआशी और टेक्नोलॉजिकल पाबंदियों का रास्ता इख्तियार कर सकता है या समंदरी रास्ता ब्लॉक करने की तरफ बढ़ सकता है, जो चीन की तेल की फराहमी और उसकी बरामदात का रास्ता बंद कर देंगी। लेकिन इस हवाले से भी अमेरिका को कई मकाम पर मजबूती और कई मकाम पर एहतियात का मुजाहरा करना होगा, ताकि उसका चीन जैसा मुखालिफ न्यूक्लियर जारियत पर मजबूर ना हो। आर्टिकल के मुताबिक पहली सर्द जंग के बाद अमेरिका के तनाज़ात ज़्यादातर कमज़ोर दुश्मनों से हुए और जारियत का खतरा सिर्फ एकतरफा था, मगर मुस्तक़बिल में सूरत हाल ऐसी नहीं होगी। अमेरिका को जंगी खात्मे के अलमियों को इतनी संजीदगी से लेना होगा जितना वो जंगी लड़ाई के चैलेंजेस को लेता है। चीन एक बहुत बड़ी मुसल्लह और न्यूक्लियर ताकत है और उसके साथ पुरतशद्दुद जंगी मुजाहरा मुकम्मल तौर पर अमरीकी फतह की सूरत में निकले और मुकम्मल तौर पर चीन सरेंडर कर दे, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अमेरिका चीन के साथ जितना तेज़ तनाज़े में आगे बढ़ेगा, चीन उतना खतरनाक साबित होगा और उसका रवैया उतना ही गैर मुतवक्को होगा। इसलिए अमेरिका को इस हवाले से हकीकत पसंदाना सोच विचार की ज़रूरत है कि चीन जैसे एक पुरअज़म हमला आवर को पीछे धकेलने के लिए किस हद तक मुसलसल दबाव और तबाही की ज़रूरत होगी और किस किस्म की फेस सेविंग डिप्लोमेसी एक शदीद मगर महदूद लड़ाई का खात्मा कर सकेगी। आर्टिकल के मुताबिक एक बड़ी जंग को शुरू करने के लिए ज़्यादा हुनर या दूर अंदेशी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बड़ी ताकतों के ऐसे तनाज़े के खात्मे के लिए बहुत बर्दाश्त और तख्लीकी सलाहियतों की ज़रूरत होती है, जो कभी भी बड़ी तबाही में बदल सकती है। यानी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि चीन या रूस से अमेरिका की जंग हुई तो वो जल्द ख़त्म नहीं होगी और अमेरिका को इस खुशफहमी में भी नहीं रहना चाहिए। इस वक्त अमेरिका की तवज्जो का सबसे अहम मरकज़ चीन है। पहले G7 ममालिक के जरिए चीन पर दबाव डाला गया, फिर नेटो ममालिक से भी चीन पर दबाव डाला गया और फिर रूस को कायल करने की कोशिश की गई कि चीन एक बड़ा खतरा है। और इन सब कोशिशों का मकसद सिर्फ एक है कि चीन को हर मैदान में पीछे छोड़ा जाए। और अमरीकी कोशिशों का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि चीन ने दुनिया को जोड़ने और अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए वन बेल्ट एंड वन रोड का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका सीपेक भी हिस्सा है, अब अमेरिका इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है। और सदर बाइडेन ने यह हिकमत अमली G7 ममालिक के दीगर अराकीन के सामने रखी थी, जिन्होंने न सिर्फ इस प्लान को मंजूर किया था बल्कि इन मामलात पर जिनके हवाले से चीन हसास है उस पर चीन की सरजनिश भी की थी। G7 ममालिक का दुनिया को दरपेश मसाइल से मुतालिक जून में इजलास हुआ, जिसमें चीन के साथ मुकाबला करने के हवाले से हिकमत अमली भी ज़ेर गौर थी। और G7 ममालिक ने चीन की मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल सूबे शिनजोंग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे, हांगकॉन्ग की खुद मुख्तारी और ताइवान के अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया था। कोरोना की वबा कैसे फैली, इस हवाले से चीन के अंदर एक साइंसी तहकीक का भी मुतालबा किया था। यानी वो तमाम मामला जो चीन के लिए सबसे ज़्यादा हसास हैं उस पर खुलकर बात की गई। और चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड के मुकाबले में G7 ममालिक ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया। इसको आगे बढ़ाने पर मुशावरत की और व्हाइट हाउस ने इस हवाले से बयान जारी किया कि अमरीकी सदर और G7 ममालिक के दीगर लीडरान को उम्मीद है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की इब्तिदा एक शफाफ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप फराहम करेगी और तरक्की पजीर ममालिक को जो 2035 तक $40 ट्रिलियन की ज़रूरत है उसे कम करने के लिए भी कारआमद साबित होगी। बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर अहदेदार का कहना था कि चीन के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में ये प्लान शफाफ और पायदार होगा। यानी अमेरिका दुनिया के 6 अमीर तरीन ममालिक के साथ मिलकर चीन के बढ़ते असर रसूख को कम करने की कोशिश में है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा पार्टनर होंगे। और इस मामले में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। G7 ममालिक ने लंदन में होने वाले इजलास में चीन के मामलात पर जो बातें की थी उस पर चीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था। लंदन में चीन के सिफारत खाने ने इस मामले पर बरहमी का इजहार करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था
कि चीन शिनजांग, हांगकांग और ताइवान का तस्करा करने पर मुतमईन नहीं है, जिसमें हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे कुछ ममालिक की बदनीयती वाज़े हो गई है, जैसे कि अमेरिका की। चीन इसकी मुखालफत करता है। बयान के मुताबिक चीन एक अमन पसंद मुल्क है और ताउन की वकालत करता है, लेकिन इसकी हुदूद भी मुतअय्यन है। चीन के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत ना की जाए, उसकी शोहरत को नुकसान ना पहुँचाया जाए और उसके मफादात की खिलाफ वर्जी ना की जाए। हम अपनी कौमी सालमियत, इसकी सिक्योरिटी और ताउन के मफादात का दिफा करेंगे और हर उस नाइंसाफ़ी और खिलाफ वर्जी के खिलाफ लड़ेंगे जो चीन पर नाफिज की जाएंगी। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि चीन के साथ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के हमरा एक नई सरजंग की तरफ बढ़ना चाहता है, क्योंकि चीन तेज़ी से अमेरिकी मईशत से आगे निकलता नजर आ रहा है। दिसंबर 2020 को BBC में शाया होने वाली खबर के मुताबिक कि कोरोना की वजह से चीन की मईशत 2028 तक अमेरिकी मईशत को पीछे छोड़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मईशत, जिसका दुनिया की मईशत में सन 2000 में सिर्फ 3.6% का हिस्सा था, अब उसका हिस्सा 17.8% है और 2023 तक चीन एक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगा। चीन के इस मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए बाइडेन इंतजामिया ने सेनेट में $250 अरब के एक बिल को सपोर्ट किया और इस बिल के मुताबिक चीन का मुकाबला करने के लिए, सिर्फ चीन का मुकाबला करने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी यानी मुख्तलिफ शोबों से लेकर मुआशी मैदान में अमेरिका $250 अरब खर्च करेगा। मगर अमेरिका जितनी तेज़ी के साथ कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री, सिफारती और मुआशी मामले पर चीन का मुकाबला करे, वो उतना आसान साबित नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 30 बरसों में चीन का फोकस उसकी मईशत पर रहा है। चीन बरामदात में इजाफे से मुआशी तरक्की करता रहा है और फिर बरामदात से कमाए गए हज़ारों अरब डॉलर से दीगर ममालिक में सरमायाकारी करता रहा है। और ये सब कुछ करते हुए चीन ने सरहदी इख्तिलाफात को भी कंट्रोल में रखा। तनकीद हुई तो कभी जवाब दिया, कभी नज़रअंदाज किया, मगर फोकस मुआशी तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी पर ही रखा, जिसकी वजह से खित्ते में वो एक खास मकाम बनाने में कामयाब हो गया। कई ममालिक उस पर इन्हिसार करने लगे। इसलिए कुछ माहिरीन का ख्याल है कि अगर अमेरिका की चीन के साथ सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ी तो उसका इख्तिताम पहली सर्द जंग की तरह नहीं होगा, क्योंकि पहली सर्द जंग में मगरबी ममालिक और सोवियत यूनियन का एक दूसरे पर वो मुआशी इन्हिसार नहीं था जो चीन का है। चीन की G7 ममालिक समेत दुनिया भर में सरमायाकारी है, बरामदाद है, दरामदाद है। चीन मगरबी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को और बड़ी बड़ी कंपनियों समेत अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। यानी खुद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और एक्सपोर्टर होने की वजह से मगरबी दुनिया के मुआशी निज़ाम का एक बहुत अहम और बड़ा हिस्सा है और दुनिया के कई ममालिक उस पर इन्हिसार करते हैं। और सोवियत यूनियन के बरक्स चीन की मुआशी बदहाली पूरी दुनिया और खुद अमेरिकी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगी। चीन पर दुनिया के इस मुआशी निज़ार की वजह से दुनिया के कई ममालिक के लिए पहली सर्द जंग की तरह न्यूट्रल या गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। यानी दूसरी सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ी तो नतीजा मुआशी तबाही और बराह रास्त जंग की सूरत में ही निकल सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि G7 ममालिक का सबसे अहम मुल्क जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है, चीन ने वहाँ से 2019 में 96 अरब यूरो दरामदात की, जो कि पूरे यूरोप में जर्मनी की बरामदात का तकरीबन आधा है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जर्मन इंडस्ट्रीज़ का चीन की मईशत पर कितना इन्हिसार है। अगर चीन को बरामद नहीं करेंगी तो मईशत कितनी बुरी तरह मुतासिर होगी, कंपनियां बैठ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, जर्मन कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन ने 2017 में 42 लाख गाड़ियां चीन को बेची। अगर सिर्फ एक जर्मन कंपनी डॉइचे टेलीकॉम को यह कहा जाए कि वो चीन से सामान खरीदना बंद कर दे, तो सिर्फ ऐसा करने में 5 साल लग जाएंगे और अरबों डॉलर्स का नुकसान अलग होगा। इसलिए चीन से लड़ाई यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी के मफाद में नहीं। सिर्फ यही नहीं, लातीनी अमेरिका के भी बहुत से ममालिक का हैरानकुन तौर पर झुकाव चीन की तरफ है। चिली, जो कि लातीनी अमेरिका की बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो चीन को अपना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर समझता है, दरामदाद में भी और बरामदाद में भी। इसके अलावा चीन के सदर ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दायरा कार लातीनी अमेरिका तक फैला दिया है, जिसमें 20 में से 16 ममालिक शामिल भी हो गए हैं। पहले अर्जेंटीना का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर ब्राज़ील था, मगर अब चीन है। अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस के मुताबिक तिजारती ताल्लुक को नजरियात से हटकर देखना चाहिए। ब्राज़ील, जिसके सदर चीन के खिलाफ ये बयान देते रहे हैं कि चीन दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ब्राज़ील की चीन से बरामदाद में गुज़िश्ता साल इजाफा हुआ, जो कि चीन पर उसके मुआशी इन्हिसार का वाज़ेह सबूत है। लातीनी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर ने कर्ज का 1/3 हिस्सा यानी 18.4 अरब डॉलर चीनी बैंकों से लिया हुआ है। खित्ते के दीगर ममालिक मेक्सिको और वेनेजुएला के भी चीन के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात हैं। यानी लातीनी अमेरिका की जगह चीन के करीब है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ताइवान के मसले पर पनामा, डोमिनियन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर का चीन की तरफदारी करना है। यानी मुआशी ताल्लुक से चीन को सियासी असर रसूख भी हासिल हो गया है। इसके साथ साथ अफ्रीका में भी चीन के मुआशी असर रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक ने 150 अरब डॉलर चीन से कर्ज लिया हुआ है, जो इन ममालिक के टोटल बैरूनी कर्जों का 20% है। काइल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक हालिया सालों में चीन की तरफ से कर्जों की मद में IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के कर्जों को मिलाकर भी ज़्यादा कर्ज दिया गया है। और इसके बावजूद है
कि चीन की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को दिया गया 50% कर्ज तो सरकारी आज़ाद-ओ-शुमार में जाहिर ही नहीं किया जाता। यानी चीन इस वक्त दुनिया के ममालिक को सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला मुल्क है। इससे चीन की मजबूत पोजीशन और असर रसूख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों में अपना असर रसूख दिखाना भी शुरू कर दिया है। जहाँ अमरीका पीछे जा रहा है वहाँ चीन आगे बढ़ रहा है। मगरबी ममालिक के लिए उसकी वार्निंग 2017 में नजर आई, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही के लिए उम्मीदवार को चीन की पुष्टपनाही वाले इथोपियन उम्मीदवार ने बुरी तरह शिकस्त दे दी और डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मुंतखब हो गए। चीन को खुद अक़वाम मुत्तहिदा के 15 में से 4 इदारों की सरबराही मिली। यहाँ तक कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अपना असर रसूख बढ़ा दिया है और उसका एक मुतहर्रिक मेंबर बन गया है। सिर्फ यही नहीं, मगरबी ममालिक ने चीन में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर जुलाई 2019 में करारदाद वोटिंग के लिए आगे बढ़ाई तो सिर्फ 22 मगरबी ममालिक ने इस करारदाद का साथ दिया जिसमें चीन पर तनकीद की गई थी, जबकि 50 से ज़ायद ममालिक ने इसकी मुखालफत की। और इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर माहिरीन का ख्याल है कि ये अमरीका की खाम ख्याली है कि अक्सर ममालिक चीन के खिलाफ उसका साथ देंगे, लेकिन क्या वाकई अमरीका को इस वक्त फौरी तौर पर चीन से खतरा है या फिलहाल असल खतरा कहीं और से है। इस हवाले से जून में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एक अमरीकी प्रोफेसर का एक दिलचस्प मजमून शाया हुआ था जिसका उन्वान था कि फिलहाल असल खतरा रूस है। इस कॉलम के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडेन चीन पर अपनी तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं और ये रूसी सदर पुतिन के लिए एक तोहफा है। कॉलम के मुताबिक जहां साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर को जिस किस्म का एहतराम दिया, वहीं मौजूदा सदर बाइडेन ने पुतिन को कातिल करार दिया और रूसी हुकूमत के साइबर हमलों की वजह से उस पर पाबंदियां लगा दी। लेकिन बाइडेन के सख्त बयानात के बावजूद रूस को करीब से देखने वालों को लगता है कि बाइडेन ने बड़ी ताकत के मुकाबले में चीन पर जो तवज्जो मरकूज कर रखी है, उससे लगता है कि वो रूस से फौरी तौर पर लाहक खतरात की कीमत पर चीन से लाहक खतरात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और माहिरीन का ख्याल है कि अमरीका की रूस से मुतालिक पॉलिसी सादलोही पर मबनी है। बज़ाहिर अमरीका यह सोच रहा है कि वो रूस को एक बक्से में बंद कर देगा और रूस अगले 4 साल तक अपनी हुदूद में रहेगा और हम उसे नज़रअंदाज कर पाएंगे, मगर रूस की तरफ से अमरीका को ज़्यादा बड़ा और फौरी खतरा लाहक है, जबकि चीन से अमरीका को तवील मुद्दती खतरा लाहक है। कॉलम के मुताबिक ये कहना कि रूस एक नाकाम ताकत है और उसके दिन गुजर गए, ऐसा दरअसल है नहीं। इस हकीकत के बावजूद कि रूस चीन की तरह अमरीका के लिए इतना बड़ा मुआशी चैलेंज नहीं है, मगर रूस ने अपनी फौज को जदीद कर दिया है। उसके पास ऐसा जदीद असलहा और ऐसी न्यूक्लियर सलाहियत मौजूद है जो अब तक नेटो ममालिक के पास भी नहीं है। और रूस ने अमरीकी इंतखाबात में भी अपनी मुदाखलत जारी रखी है। हालिया तौर पर ऐसा रूस ने 2020 के इंतखाबात में किया। सिर्फ यही नहीं, रूस ने अमरीकी हुकूमती एजेंसीज पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले भी किए और रूस के अंदर जो क्रिमिनल हैकर्स मौजूद हैं वो भी अमरीका के कॉर्पोरेट नेटवर्क्स के लिए खतरा हैं, जिसकी हालिया मिसाल ये है कि इन हैकर्स ने अमेरिका की एक बड़ी पाइपलाइन कंपनी और एक बड़ी मीट पैकिंग कंपनी पर साइबर हमला किया और डेटा लीक ना करने के बदले में भारी मुआवजे का मुतालबा किया। कॉलम के मुताबिक पुतिन के पास इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने के अलावा एक ऐसा इरादा मौजूद है जो चीनी सदर शी जिनपिंग के पास नहीं है। चीनी सदर वर्ल्ड ऑर्डर के इन पहलुओं को देखते हैं जो उनके लिए कारामद हैं, लेकिन आलमी निज़ाम को बदलना चाहते हैं ताकि चीन की ताकत में इजाफा हो, मगर रूसी सदर इस आलमी निज़ाम को तबाह करना चाहते हैं। चीनी सदर जो ये समझते हैं कि अमेरिका और चीनी मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसके बरक्स रूसी सदर अमेरिका के खात्मे को रूस की फतह के तौर पर देखते हैं। कॉलम के मुताबिक वाशिंगटन में चीन से मुताल्लिक सख्त बयानबाजी के बावजूद अमेरिका के चीनी सदर के साथ ताउन के मौके रूसी सदर पुतिन के मुकाबले में ज़्यादा हैं, जो इस वक्त अमेरिका के अंदर और बाहर कमज़ोर होते हुए सदर बाइडेन को अपनी इलाकाई सियासी कमजोरियों को कम करने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। ये सारे मामला हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला क्या उसे एक आलमी ताकत के तौर पर मजीद मजबूत करेगा या कमज़ोर करेगा? इस वक्त जो अमेरिका की बदनामी है उसके बाद क्या अमेरिका उठ सकता है? क्या चीन वाकई अमेरिका के लिए फौरी तौर पर खतरा है या अमेरिका खुद चीन की मुआशी तरक्की को देखते हुए उसे बढ़ा चढ़ाकर एक खतरे के तौर पर पेश कर रहा है ताकि उसकी राह में रुकावटें डाल सके? कामयाब कौन होगा? अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के बाद चीन को फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा? इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन सेनेट मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले हमने सारे मामला आपके सामने रखे। अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त, इसके अलावा चीन को एक खतरे के तौर पर देखना, रूस का किरदार। हमारे साथ मौजूद हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, आप चेयरमैन हैं सेनेट कायमा कमेटी बराए दिफा। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर आप चीन के मामलात को, सीपेक के मामलात को बड़े करीब से देखते हैं। खित्ते में बड़ी तब्दीली आई है, अमेरिका को शिकस्त हुई, तालिबान को इस वक्त फतह हासिल हुई। इस सारे सिनेरियो में क्या मामला है? अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना ज़ाहिर अभी तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, मगर क्या लॉन्ग टर्म में उनका चीन पर फोकस करने में उनको मदद देगा? और अफगानिस्तान की सूरत हाल अच्छी हुई तो चीन का फ़ायदा है, अच्छी ना हो सकी तो क्या नुकसान है? जो चीन का खित्ते को जोड़ने के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या 50-50 सूरत हाल है इस वक्त आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल 50 नहीं है, 70-30 कह लें। 70% फायदा है इस खित्ते को, चाइना को और अफगानिस्तान को।
क्योंकि अमेरिका जंग से निकला है और चाइना का कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं, इस जंग में चाइना शरीक नहीं हुआ। और चाइना, अमेरिका आ रहा था, उन्होंने 80,000 बॉम्ब्स मारे, मिसाइल्स मारे 20 सालों में और 2.5 लाख अफगानिस्तान के अवाम को शहीद किया। चाइना इज कमिंग विद इन्वेस्टमेंट, बेल्ट एंड रोड। और चाइना, उनके जो 2 हमसाए हैं वो बड़े कलीदी किरदार है इसमें BRI में। एक हमारा पाकिस्तान का CPEC जो अफगानिस्तान के एक तरफ है, दूसरी तरफ है ईरान। उन्होंने चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। और खुद अशरफ गनी साहब जब सदर थे जून 2016 में, उन्होंने खत लिखा सदर शी जिनपिंग को कि हम अफगानिस्तान CPEC को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन फिर हिंदुस्तान का असर आया, हिंदुस्तान ने दबाव डाला तो वो पीछे हट गए। तो पिछले दिनों एक मीटिंग भी हुई थी उरुमची में, पिछले साल दिसंबर में 2020 को, जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन पाकिस्तान और चीन का। उसमें भी बात ये हुई थी कि हम किस तरह CPEC को आगे बढ़ाएं और चीन का भी रोल बढ़े, और उसमें अफगानिस्तान सर-ए-फहरिस्त है। तो मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर इस खित्ते को और चाइना को और अफगानिस्तान को फायदा होगा। अमेरिका की अब कैपेसिटी गड़बड़ करने की कम हो गई है। याद रखें कि वो शिकस्त खुर्दा ताकत है, वो कमजोरी से निकला है। वो अमेरिका का वो रोब दबदबा नहीं जो 20 साल पहले था। और अब वो ठीक है हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बराह रास्त अफगानिस्तान में मुदाखलत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। मतलब ये बताइएगा कि जब मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों सदर पुतिन की और सदर बाइडेन की, तो वाज़ेह तौर पर नज़र आया कि सदर बाइडेन चाहते हैं कि रूस अपने आप को चीन से दूर करे, चीन तनहा नज़र आए। हालांकि रूस और चीन करीब उस वक्त ही आए हैं जब रूस पर पाबंदियाँ लगाई गई, तो मुआशी इन्हिसार और सिफारती इन्हिसार रूस का बढ़ा, दोनों आपस में करीब आए। आपको लगता है कि अब जो खित्ते की सूरत हाल बन रही है अफगानिस्तान के बाद भी, और जिस तरीके से चीन के खिलाफ मुहाज बन रहा है, उसमें चीन और रूस के दरमियान भी फासला आ सकता है, या फिर इस वक्त खित्ते की सियासत बिल्कुल अलग सिमत में जा रही है? देखिए, ये कमाल की आपने तज्जिया किया शाहजाद साहब, ये बड़े कम लोगों ने नोट किया। जो 16 और 17 जून की जो मीटिंग थी जिनेवा में बाइडेन और पुतिन के दरमियान, उसका सिर्फ एक मकसद था अमेरिका की तरफ से कि रूस और चीन का जो इत्तेहाद है उसमें खलफशार डालना और उसमें एक फासला आने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम आपकी जो पाइपलाइन है जर्मनी के साथ, जिसकी वजह से जर्मनी को सारा जो गैस है वो एनर्जी वो रूस से मिलेगी, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जिस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं रूस के, हम उनको नेटो में शामिल नहीं करते और हम आपके साथ कोई नई पाबंदियां नहीं लगाएंगे। और अनस्टेटेड बिटवीन द लाइंस था कि आप चीन को हम अलहदा दुश्मन समझते हैं, आपको इतना बड़ा दुश्मन नहीं समझते। ये ब्रिटिश पॉलिसी होती थी 20वीं सदी की, 19वीं सदी की, डिवाइड एंड रूल। तो अमेरिका ने इसकी नाकाम कोशिश की और बड़ा मजा का केस कोशिश है। आप ये ना भूलें कि इस पर चाइना रूस का बड़ा क्रिटिकल अलायंस है। और अभी देखा क्या हुआ, जिस दिन तालिबान की हुकूमत आई 15 अगस्त, उसके 4 दिन के बाद सऊदी अरेबिया का नायब वजीर दिफा MBS का जो छोटा भाई है खालिद बिन सलमान KBS, वो कहां गया? वो वॉशिंगटन नहीं गया, वो मॉस्को गया है। मॉस्को किस लिए गया? हथियार लेने। अर्दोगान कहां गया? किससे बात की उसने? पुतिन से। और अर्दोगान कौन है? प्रेसिडेंट टर्की का, जो नेटो का एलाय है, वाहिद मुसलमान मुल्क है। और वो S-400 मिसाइल्स कहां से ले रहा है? रूस से ले रहा है। तो आप देखें जी, ये लोगों के इस खित्ते में भी रुख जो उनके साबिक इत्तेहादी थे, या वो मॉस्को की तरफ होगा या बीजिंग की तरफ होगा, और अगर हम भी अच्छे कार्ड्स खेलें इस्लामाबाद की तरफ होगा। अमेरिका ने ये वो बहुत जो नफसियाती तौर पर भी फीलिंग हुई है कि अमेरिका अपने साथियों का साथ नहीं देता। वो डॉक्टर किसिंजर ने कहा था, जब मैं उधर पढ़ता था अमेरिका में, एक स्पीच में मैं उधर था, उसने कहा कि इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज फेटल टू बी अमेरिकाज फ्रेंड। बड़ा खतरनाक है दुश्मन बनना अमेरिका का, लेकिन अगर आप हमारे दोस्त बन गए तो हम आपका साथ नहीं देते। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है हाल ही में सूरत हाल में। तालिबान से डील कर ली और गनी को भी फारग कर दिया। तो ये माजी में भी उन्होंने हमसे भी ये किया है और लोगों से भी किया है, उन पर एतबार नहीं होगा। एक क्रेडिबिलिटी गैप बहुत बड़ा आ गया है शादिब साहब, अमेरिका की लीडरशिप के बारे में, अमेरिका की सलाहियत के बारे में और अमेरिका की दोस्ती के बारे में। बहुत शुक्रिया सबकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त।